गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट में 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, है ना। थोड़ा सोचना, बताना। पहली चीज़, चमकता हुआ ताजमहल अपनी चमक कब तक खो देगा? सोचो सोचो। चलो छोड़ो। श्रीलंका जैसे जो आपके टापू है, द्वीप है समुद्र के अंदर, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका कब तक डूब जाएगा, ये टापू कब तक पानी में चला जाएगा? सोचो। चलो छोड़ो। आपके घर पे जो तिनके चद्दर लगे हुए होंगे और आपसे कह दिया जाए, पूछा जाए कि भाई ये चद्दर कब लगाए थे और कब तक ये आपके वापस आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब ये सारे ही क्वेश्चन जो मैंने किए हैं, कुछ पता चला? जैसे एग्जांपल लेते हैं, है ना, ताजमहल जो चमकता हुआ होता है, मार्बल का बना होता है, मैला होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है भाई वो? तो सर वहाँ पर क्या है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और पोल्यूशन बढ़ने के कारण ताजमहल का जो मार्बल है वो एटमॉस्फेयर गैसों से, ह्यूमिडिटी से रिएक्शन कर रहा है और वह चेंज होता जा रहा है। इसलिए केमिकल चेंज हो रहा है। मैंने कहा कि आपके जो टिन शेड हैं वो कब तक ख़त्म हो जाएंगे, कब चेंज कराने पड़ेंगे? तो सर वहाँ पर क्या है कि जंग लग जाता है और जंग लगेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब जंग लगेगा पूरी तरह से, और जंग जब पूरी तरह से लग जाएगा तो चद्दर ख़त्म हो जाएंगे और हमें नए चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना? इसी तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे, बर्फ़ पानी में बदलती जा रही है, सी लेवल ऊपर आता जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया श्रीलंका जैसे टापू है तो वो कब, तो सर ये लेवल आएगा कभी तो आएगा, क्योंकि बढ़ते जा रहे तो ये तो डूबेगा ही डूबेगा, ऐसे टापू डूबते जाएंगे। लेकिन मैंने जो पूछा है कि ये कब तक, है ना, टाइम क्या होगा, कितना समय लेगा ये, क्या इसका जवाब आपके पास है? अच्छा चलो, नहीं है या है, पर हम इसके जवाब ले सकते हैं, नॉलेज को बढ़ाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज के टॉपिक का यही मेरा एम है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सिंपल सा, कि आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, ओके, और इसका वेट 1 kg है, और इस लोहे के टुकड़े में कोरोजन चालू हो गया है। अब कोरोजन चालू हो गया है तो ये धीरे धीरे इसके सतह पर सबसे पहले जंग लगना चालू होगा, धीरे धीरे आयरन यहाँ से रिड्यूस होता जाएगा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिड्यूस होता जाएगा, और ये 1 साल बाद यहाँ पर जो आयरन बचा है वो 800 ग्राम रह गया है, ओके, और 200 ग्राम यहाँ पर किस में बदल गया, वो जंग लगने में बदल गया है। अब ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब मैंने कहा कि 1 किलो कब तक, आपका जो मैंने बताया ना टिन शेड कब तक ख़त्म हो जाएगा, तो टिन शेड का वेट कितना लगाया आपने और अब कब तक ये ख़त्म होने वाला है। तो आपको यदि कोरोजन की रेट पता है कि यहाँ पर 1 दिन में या 1 घंटे में या 1 मिनट में इतना आयरन ऑक्साइड में बदल रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इतना आयरन ऑक्साइड में बदलने में कितना टाइम ले लेगा और उतने समय बाद ये ख़त्म होने वाला है। या आपसे कह दिया जाता है कि 1 आवर में 0.1 ग्राम आयरन ऑक्साइड में बदल रहा है, तो आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि आज आपके पास कितना आयरन है, तो ये इतने समय के बाद या इतने समय पहले कितना होगा। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रिएक्शन की रेट पर डिपेंड करती है, जो केमिकल रिएक्शन और इसकी रेट पर डिपेंड करती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पर। आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन का पता है, जो चेंज हो रहा है उसकी रेट पता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर आपको पता है तो आप उसकी इनिशियल जो मात्रा है उसको ज्ञात कर सकते हैं, और जो लास्ट है, इनिशियल पता है, रेट ऑफ पता है, तो लास्ट को ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट आपको पता है, जैसे फॉसिल्स की जब एनालिसिस किया जाता है तो फॉसिल ज़मीन से निकाले जाते हैं और फिर वहाँ पर आपको बताया जाता है कि 4000 साल पहले का है, 5000 साल पहले का है। तो वहाँ पर किसी न किसी केमिकल चेंज को या किसी न किसी जो चेंज हो रहा है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उन्होंने पहले ही एक्सपेरिमेंटल ज्ञात कर रखी है। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बन डेटिंग मेथड का। तो कार्बन डेटिंग मेथड में क्या होता है कि एक जब लिविंग होता है ना, तो लिविंग मैटर जो होता है उसके अंदर इतना कार्बन 14 रेडियोएक्टिव कार्बन होगा, और जब तक वह जिंदा होता है तब तक वह उतना बना रहता है। लेकिन जब वह मर जाता है तो उसके बाद उसकी पूर्ति खत्म हो जाती है, और आपको पता है कि 5570 साल में वह
आधा रह जाता है। तो एक लिविंग में कितना होता है और अब कितना बचा है, उससे वो क्या करते हैं, ईयर निकाल लेते हैं कितने साल पहले का होगा। यानी कि कोई भी रिएक्शन जब चलती है तो रिएक्शन की अगर आपको रेट पता है तो आप उसकी लास्ट जो आपको मिला है उससे आप उसकी इनिशियल को निकाल सकते हैं, इनिशियल में कितना होगा, और यदि इनिशियल पता है तो आप उसका समय के साथ बता सकते हैं इतने समय बाद ये इतना रहने वाला है, इतनी तरह से चेंज होने वाला है। क्लियर है ना। अब आपको उसकी रेट का पता होगा, पर रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों अलग है। जैसे कोरिजन की बात ही करें तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हर जगह अलग अलग आने वाली है। कैसे है, जैसे मैंने कहा ना कि एक आपका लोहे का पाइप है जिसको कि आधा एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ रखा है, आधा आपका क्या है सीमेंट वगैरह में दबा रखा है उसको, तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग है, क्योंकि बाहर की स्थिति में ह्यूमिडिटी मिलेगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएगा, इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, वो सारी चीज़ें होगी। तो कोरिजन की जो रेट है वो खुले में है। जैसे आपका ये पाइप है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ और बाकी आपका क्या है सीमेंट वगैरह में इसको दबा रखा है। तो इस जगह पर न तो इसको वाटर मिलने वाला है, न एयर से कॉन्टेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर जंग लगने की रेट भी होगी तो बड़ी कम होगी, और यहाँ पर जंग लगने की रेट ज़्यादा होगी तो ये पाइप बहुत जल्दी ख़राब होने वाला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर अलग है कोरिजन की, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कोरिजन की अलग रहेगी। इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट की बात करते हैं कि कितने समय में ये कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपके कुछ फैक्टर्स और होते हैं जो उसको कम ज़्यादा करते हैं, और वो होते हैं कौन से, फिजिकल फैक्टर, कि टेम्परेचर पर रिएक्शन का प्रभाव होगा, प्रेशर पर होगा, ठीक है ना, और भी कंसंट्रेशन का होगा। तो कई सारी चीज़ें होगी जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक कंप्लीट रिएक्शन का इनिशियल या लास्ट पता लगाना है, क्वांटिटी का या रेट ऑफ रिएक्शन का पता लगाना है, तो वहाँ पर आपको साथ में किनको रखना पड़ेगा, फिजिकल फैक्टर्स को भी रखना पड़ेगा। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन का जब अध्ययन करते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट और भी कई तरह की चीज़ें जो फिजिकली रूप से उस रेट ऑफ रिएक्शन को कम ज़्यादा करती है, उन सभी की स्टडी एक साथ की जाती है। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और बच्चों आज का टॉपिक आपका वही है, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो 12th क्लास में है, फिजिकल का है, और न्यूमेरिकल आपको आईआईटी में, नीट में और बोर्ड में मिलने वाले हैं। और इन न्यूमेरिकल का जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे वहाँ पर क्वेश्चन यही होगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा तो इनिशियल ज्ञात करना है, इनिशियल दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन दिया तो लास्ट ज्ञात करना है, लास्ट दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन तो इनिशियल। इस तरह से इन्हीं पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात करेंगे यानी कि काइनेटिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो काइनेटिक्स को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम किन किन बिंदुओं को इस टॉपिक में शामिल करते हुए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस, और सिलेबस को आप नोट करें। उसके बाद हर पॉइंट को मैं आपको पहले पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या होने वाला है, फिर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेशन से। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का आपका जो पॉइंट्स या सिलेबस है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं इन पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना, रासायनिक बलगति में। तो इसका पहला पॉइंट रहेगा आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई रासायनिक अभिक्रिया, उस अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे हम, अभिक्रिया वेग के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की रेट को किस तरह से शो किया जाएगा, ठीक है ना, तो उसकी जो आपकी काइनेटिक इक्वेशन होगी वो, और रेट कांस्टेंट यानी कि जो आपका दर व्यंजक और वेग स्थिरांक जो होता है उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि के बारे में जो आगे पढ़ने वाले हम, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, आणविकता के बारे में। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, है ना, बहुत कम समय में रेट परिवर्तन जब होते हैं तो आगे पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सुडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा आपका टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी अभिक्रिया के वेग पर, वहाँ पर एक्टिवेशन थ्योरी को पढ़ने वाले हैं और कोलिजन थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी छोटे पॉइंट हैं, समझने वाले पॉइंट हैं, इजी वे में आप समझेंगे। समझने के बाद हम करेंगे इसके सारे न्यूमेरिकल, ठीक है, और यहाँ से लेके आएंगे हम पूरे से पूरे मार्क्स। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नोटबुक में नोट कर लें, ताकि हम जब पूरा टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई टॉपिक छूटे नहीं, आपका ये स्टार्टिंग में आपको पता रहे कि हम इसके बाद ये ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। ओके,
तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो मैंने बताया कि केमिकल काइनेटिक क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और उसको प्रभावित इफेक्ट करने वाले जितने भी फिजिकल फैक्टर हैं उनका स्टडी की जाती है। वह ब्रांच क्या कहलाती है? आपकी केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। तो डेफिनेशन मैंने दोनों प्रकार के बच्चों के लिए लिखी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ठीक है ना, ताकि वो आसानी से जो आपकी डेफिनेशंस होती है या जो भी आपके कंटेंट होते हैं वो दोनों ही मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकें। तो आप सबसे पहले इसकी रेट ऑफ जो आपकी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है इसको आप क्या करें, उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और या बलगति जिसको कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान या भौतिक रसायन की वह शाखा है जहाँ पर अभिक्रियाओं के वेग और उसके प्रभावित करने वाले जो फिजिकल फैक्टर होते हैं उनका स्टडी की जाती है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जब स्टडी की जाती है तो वहाँ पर दो फिनोमेना काम में लिए जाते हैं। एक होती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, जो आपका 11th क्लास में था, तो थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा स्टडी की जाती है, और एक की जाती है आपकी केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले इसको समझ लें। केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा देखो, थर्मोडायनेमिक्स जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ पर किसी अभिक्रिया की संभावना होती है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से होगी या नहीं होगी। तो अभिक्रियाओं की संभावना कब? किसी भी रिएक्शन की इनिशियल स्टेज और फाइनल दोनों स्टेज, वहाँ पर हम डेल्टा जी को कैलकुलेट करते हैं, जो किस पर डिपेंड करती है? फर्स्ट एंड लास्ट पर, है ना। पहली आपकी एंथैल्पी एंटाल्पी क्या थी, लास्ट में एंथैल्पी और एंटाल्पी क्या होती है, उनके डिफरेंस से हम डेल्टा जी निकालते हैं, और डेल्टा जी यदि आपको नेगेटिव आता है तो आप कहोगे ये प्रोसेस होगा, ये रिएक्शन हेल्ड होगी स्पॉन्टेनियस रूप से, और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वह नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाली है, उसको करवानी पड़ेगी आपको, ये मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा जी की स्टडी हम कब कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम पर किया जाता है। अगर आप किसी रिएक्शन को स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम पर जाकर उसकी स्टडी की जा सकती है। लेकिन बीच में जो अभिक्रिया चलती है आपकी फर्स्ट से लास्ट एंड तक, उसके बीच में रिएक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है ना, वह रिएक्शन किस तरह से हेल्ड हो रही है वो आपको थर्मो नहीं बताती है। उसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ये आपकी फर्स्ट स्टेज से, इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज तक होने वाले सभी प्रकार की चेंजेज को शो करेगी, उसकी स्टडी में आपके लिए, है ना, यूज़फुल होती है, सहायक होती है। तो इनिशियल से लास्ट तक जब आपकी कोई रिएक्शन चलती है तो वहाँ पर हर पॉइंट, हर टाइम पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और वहाँ पर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है, उनका पूरा स्टडी की जाती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपकी क्या है, एक जहाँ पढ़ा था हमने अवस्था फलन, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पर डिपेंड करें, यानी कि आप फर्स्ट और लास्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, बीच का एनालिसिस आपको थर्मो द्वारा नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक और बीच में जितना भी समय वह अभिक्रिया चल रही है वहाँ पर सारा एनालिसिस किया जा सकता है काइनेटिक्स के द्वारा। ये मेन डिफरेंस है। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ केमिकल काइनेटिक्स जो आपका चैप्टर है। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में हम किस प्रकार की रिएक्शन की स्टडी करेंगे, ये पहली चीज़ देखें। तो नेचर में आपकी रिएक्शन 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ मैं। एक आपकी होती है फास्ट रिएक्शन, जिसको जनरली आयनिक रिएक्शन कहा जाता है। ओके, सेकंड होती है वेरी स्लो रिएक्शन, जिसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है, और तीसरी होती है स्लो रिएक्शन। अब आप इनमें समझ गए होंगे, फास्ट रिएक्शन का मतलब वे अभिक्रियाएं जो बड़ी तीव्रता से संपन्न हो जाती है ना, बहुत कम समय के अंदर आपने जैसे 2 रिएक्टेंट को मिलाया और प्रोडक्ट प्राप्त हो गया आपको। और ये ऐसा कब होता है? जब आपके जो इंटरमीडिएट होते हैं, अगर वह चार्ज पार्टिकल होते हैं यानी कि आयंस होते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा? विद्युत बल काम करेगा, और वह कूलम्बिक फोर्स क्या करता है? बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है, तो अभिक्रिया बड़ी तीव्रता से संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी अभिक्रिया फास्ट होगी वो सारी कौन सी होती है? आयनिक होती है। जैसे आपने NaCl की रिएक्शन करवाई, ओके, MgSO4 के द्वारा, अब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीटली तुरंत हो जाएगी, MgCl2 + Na2SO4, ये आयनिक रिएक्शन है। ओके, तो ये अभिक्रिया इतनी तीव्रता से होती है कि इनका आप इस काइनेटिक्स में स्टडी नहीं की जा सकती है।
फिर होती है आपकी वेरी स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आणविक रिएक्शन जिनको कहा जाता है। तो आणविक रिएक्शन जनरली ऑर्गेनिक में आपको मिलेगी, जिनको पूर्ण होने में काफ़ी समय वर्षों लग जाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, आणविक रिएक्शन कहलाती है। ऐसी रिएक्शन है जो काफ़ी स्लो होती है। अब उन स्लो रिएक्शनों की स्टडी भी यहाँ पर काइनेटिक्स में नहीं की जाएगी। और फिर होती है आपकी स्लो रिएक्शन, जो न तो ज़्यादा तेज़ है और न ज़्यादा ही मंद है ना, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में संपन्न होने वाली रिएक्शन होती है। तो इन स्लो रिएक्शन जिनका की वेलोसिटी जो है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो न तो ज़्यादा फास्ट होता है न ही ज़्यादा कम होता है, उन रिएक्शन की स्टडी यहाँ पर की जाती है। जैसे कि एस्टरिफिकेशन, C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, और ये आपका एस्टर में बदल गया CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक, इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसोसिएशन H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O प्लस O2। तो ये ध्यान रखें, काइनेटिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो कौन सी होगी, आपकी स्लो रिएक्शन की जाएगी, ना तो वेरी स्लो की जाएगी ना फास्ट रिएक्शन की। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन के अलावा जो रिएक्शन होती है उनकी यहाँ पर स्टडी की जाती है। इसके अलावा जैसे रेडियोएक्टिव डेसी होती है आपकी, रेडियोएक्टिव विघटन जो होता है रेडियोएक्टिव कंपाउंड का, वो यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो स्लो रिएक्शन के बारे में हम काइनेटिक्स में यहाँ पर हम कहाँ से इनिशियल से लेकर लास्ट तक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो 3 टाइप की आपकी रिएक्शन होती है जिसमें हम लास्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मिटाऊँ तब मैं, ताकि आपके इससे नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब पहला पॉइंट बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या जिसको कहेंगे अभिक्रिया वेग। अब रेट का मतलब आप समझते होंगे, परिवर्तन समय के साथ, है ना, समय के साथ चेंज होता है, उसको क्या कहेंगे हम, रेट कहते हैं। और रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन में कौन होगा, आपका रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। जैसे कि आपका ये रिएक्टेंट है कोई, जिसको मैं R कह रहा हूँ यहाँ पर, और फिर आपका कोई प्रोडक्ट है, ये आपका P है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहीं से निकालेंगे हम। क्या होगा, समय के साथ, यानी कि एक निश्चित समय में क्या होना चाहिए, जब अभिक्रिया होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। और एक चीज़ ध्यान रखें, जितना रिएक्टेंट आपका कम होगा उतना ही प्रोडक्ट आपको क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि द्रव्य की अविनाशता का नियम आपने पढ़ा है। वहाँ पर क्या था, कोई भी अभिक्रिया हो वहाँ पर द्रव्य न तो नष्ट होता है न बनता है। इसका मतलब जितना ये रिड्यूस होगा उतना ही ये क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन माना है कि इसकी कंसंट्रेशन मैंने C1 मान ली है, और इसकी कंसंट्रेशन T समय के बाद कितनी रह जाती है, C2। ये इनिशियल है और ये क्या है आपकी T समय के बाद है। तो पहला समय आपका क्या था, T1, और फिर क्या हो गया आपका T2। समझ में आ रही चीज़, पहले सांद्रता जब अभिक्रिया थी, इनिशियल सांद्रता कितनी थी उसकी C1, और कुछ समय के बाद T समय के बाद वह कितनी हो गई आपकी C2। तो ये सांद्रता क्या होगी, यहाँ पर C1 से C2 की अगर वैल्यू निकालना कमी आएगी तो C1 ज़्यादा होगा। इसी तरह से आप प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की प्रारंभिक सांद्रता C1 और अंतिम सांद्रता कितनी है, C2 है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा होगा, प्रारंभिक कम होगा और अंतिम क्या होगी, ज़्यादा होगी, और समय जो लगेगा आपका T1 से T2 समय आपने लिया है। तो अब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम, यानी कि अभिक्रिया वेग जो है आपका, अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, सांद्रता में परिवर्तन। किसके रेफरेंस में, या तो रिएक्टेंट के रेफरेंस में या प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन हो चाहे प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन हो, और अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टेंट के रेफरेंस में, तो रेट ऑफ रिएक्शन
सांद्रता में परिवर्तन क्या है, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी C1 और अंतिम कितनी थी C2, तो C2 माइनस C1, क्योंकि अंतिम माइनस प्रारंभिक वही परिवर्तन होगा और अपोन हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 अंतिम समय। माना कि प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर कितनी थी 100 थी और अंतिम जब आपने देखा T समय के बाद तो ये कितनी हो गई 40 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सांद्रता परिवर्तन 40 माइनस 100 और समय लगा, माना कि यहाँ पर 0 समय था और आपने लिखा इसको 10 सेकंड के बाद, तो अंतिम समय कितना हो गया 10 और 0। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन अब देखें यहाँ पर C2 कितना है, अंतिम सांद्रता 40 है, इसका मतलब माइनस 100 है, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव, तो नेगेटिव डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ये समय में परिवर्तन और ये सांद्रता में परिवर्तन, तो ये क्या कहलाएगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। और प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर अंतिम प्रारंभ में आपका 0 था और उसके बाद ये कितना हो गया आपका, मैंने कहा ना जितना वहाँ से रिड्यूस होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, उसमें से 40 रह गया, तो ये अब आपका कितना रह जाएगा 60 चेंज हो जाएगा, क्योंकि 40 रह गया उधर तो 60 इधर बदल गया। तो ये तो आपका हो गया प्रारंभिक C1 और ये क्या हो गया C2। तो प्रोडक्ट के रेफरेंस में अगर बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के रेफरेंस में, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका C2 ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो जब आप क्रिया कारक के रेफरेंस में अभिक्रिया के वेग को शो करते हैं तो वहाँ पर साइन क्या आएगा आपका माइनस, ये बताता है कि क्रिया कारक, माइनस किसको बताता है रिएक्टेंट के रेफरेंस में ली जाने वाली रेट को, और जब माइनस लगा इसका मतलब ये क्रिया कारक के रेफरेंस में लिया गया है और वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी कम होगी, और प्रोडक्ट के रेफरेंस में होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चाहे नेगेटिव रिएक्टेंट के रूप में ले चाहे प्रोडक्ट के रूप में ले, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी दोनों ही क्या होगी बराबर आने वाली है, सिमिलर आने वाली है। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया वेग किसे कहेंगे, तो एकांक समय में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, अभिक्रिया का वेग कहा जाएगा। ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर आप चाहे तो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनकी कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को क्या कहा जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। आ गया समझ में? तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, निश्चित समय में क्रिया कारक ऑब्लिक उत्पाद प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, अभिक्रिया वेग कहा जाएगा। यानी कि अभिक्रिया वेग बराबर रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, और ये सांद्रता परिवर्तन पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब है, जब आप प्रोडक्ट के रेफरेंस में लें, और नेगेटिव कब है, जब आप रिएक्टेंट के रेफरेंस में सांद्रता को लें। ओके, डेफिनेशन उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दूँ। अब आप देखें, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा अभिक्रिया के वेग के बारे में, तो वहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारों के सक्रिय द्रव्यमान यानी कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। याद है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जैसे आपका ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसने बताया, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, यानी कि एक्टिव मास होगा। तो उसने कहा कि सांद्रता पर होता है। चीज़ समझ में आ रही है? लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें पूरी अभिक्रिया की, तो आपको पता है कि जो आपका रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे अभिक्रिया चलेगी वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी। और ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब स्टार्ट में आपकी अभिक्रिया की रेट क्या होने वाली है, ज़्यादा, और उसके बाद क्या होने वाली है, कम। जैसे कि मैं इधर बात करूँ, इधर आपकी मैंने सांद्रता ले ली और इधर मैंने क्या ले लिया, आपका समय ले लिया। तो स्टार्ट में सांद्रता क्या होगी रिएक्टेंट की, ज़्यादा, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी, परिवर्तन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे सांद्रता कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता जाएगा। यही है इसका मतलब। ये आपका एक तरह से स्टेट आने वाला नहीं है, इस तरीके से कम तो होगा लेकिन एक कमी एक समान बनी नहीं रहेगी। ये तब रहेगी जब आपकी अभिक्रिया एक ही वेग से चल रही हो, लेकिन आपकी प्रारंभ में सांद्रता ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा, फिर सांद्रता कम हुई, वेग कम हुआ, फिर कम हुई, फिर लेकिन अंत में अभिक्रिया का वेग शून्य नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब आप इस रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से शो करेंगे, एक अभिक्रिया के वेग को कैसे दर्शाएंगे हम कि भाई अभिक्रिया का वेग ये रहेगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, स्टार्ट में ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ और धीरे धीरे कम होता गया। तो पूरी अभिक्रिया के वेग को क्या मानेंगे हम, तो वहाँ पर अभिक्रिया के वेग को शो करने के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनको मेजर किया जाता है। अब हम इनको देखेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि औसत अभिक्रिया वेग, प्रारंभ और अंतिम। तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, वापस आपका अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, यानी कि पूरी अभिक्रिया जो आपकी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितना सांद्रता परिवर्तन हुआ और वो हो जाएगा आपका समय में कितना लगा उसको, उसका रेशियो क्या कहलाएगा, एवरेज, औसत निकाल लिया जाएगा। इंस्टेंट किसी भी निश्चित समय पर, जैसे आपकी ये अभिक्रिया यहाँ से चालू हुई, ठीक है ना, तो यहाँ पर समय आपका जैसे कि माना कि 10 सेकंड था और ये आपका यहाँ पर समय हो गया 40 सेकंड पर ये हुआ, तो आपसे पूछा जाता है कि 12वें सेकंड के ऊपर, इंस्टेंट टाइम के ऊपर उसका रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे यहाँ पर 12 है, तो जब अभिक्रिया को चालू होने पर 12 सेकंड हो गए तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो किसी निश्चित समय पर जो अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा, ताक्षणिक वेग या इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। और अभिक्रिया के प्रारंभ में कितना वेग था तो उसको क्या कहा जाएगा, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। तो अब हम एवरेज किस तरह से ज्ञात करते हैं, इंस्टेंट किस तरह से ज्ञात करते हैं और इनिशियली किस तरह से ज्ञात करते हैं, आ गया समझ में ये। अब आपका पूरा टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन पर चलने वाला है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ध्यान से समझ लें आप कि कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज और उस चेंज में लगने वाले समय के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ओके, तो बच्चों आज मैंने केवल आपको क्या बताया है, एक तो इंट्रोडक्शन दिया है काइनेटिक्स के बारे में, सेकंड चीज़ क्या बताई मैंने आपको सिलेबस के बारे में, और फिर हमने डिस्कस की थी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और मैंने ये भी कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पूरी रिएक्शन में एक जैसा नहीं रहता है, तो वहाँ पर एवरेज, इंस्टेंट और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी। तो आज केवल मैं आप यहाँ तक ही बताऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वहाँ से हम पढ़ने वाले पूरे मज़ेदार टॉपिक को, जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ओके, टिल देन थैंक यू।